हाँ मैम। सो अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो केवल मुझे जो 2 विषय मिले थे, जिसमें से एक विषय मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया था कि हम एक एनजीओ के रूप में जब काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको अपनी तरफ से इसलिए ऐड किया क्योंकि जब संस्था के रूप में हम काम करते हैं, तो संस्था के रूप में काम करते वक्त 2 चीजें आती है। जब आप देखेंगे कहीं कहीं पर तो संस्था जब काम करती है ना, तो संस्था के बीच में हमारी हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, यार लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जब आप किसी संस्था के साथ में जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ने का एक ही तरीका है, वो है दिल जोड़ने, हृदय जोड़ने, भावनाओं से जोड़ना। क्योंकि आपको पैसा नहीं कमाना है, आप सभी अपने अपने घरों में सक्षम है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। देखिए, पुरुष यदि संस्था चलाता है तो अपना एक उसका उद्देश्य हो सकता है। महिलाएं अपने घर से बाहर जब निकलती हैं तो एक उद्देश्य के तहत निकलती हैं, और वो जो उद्देश्य है आपका कि महिलाओं को जोड़ें, महिलाओं को संगठित करें, और जो आत्मरक्षा जैसे मुद्दे हैं जहां पर हमेशा ये देखा गया है कि महिला, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलूं कि यदि आप में से कोई अपनी बेटी को जम्मू से कन्याकुमारी या चलो नागपुर से मुंबई या मुंबई से दिल्ली का सफर अकेले करने के लिए बोले, आप न जाने क्यों बार बार किसी अन्य अन्य कारण से फोन करते रहेंगे। आप अन्य अन्य कारण से जानना चाहेंगे वो कहाँ है, क्या कर रही है, आसपास कौन है। मैं ट्रेन से आ रहा था नागपुर से, मैं बैठा, नागपुर से बैठा और दिल्ली आना था। दिल्ली वक्त मैं देहरादून रहता हूँ, तो मुझे दिल्ली आना था। दिल्ली आते आते एक लड़की नागपुर से बैठती है और उसकी माँ, ट्रेन शुरू भी नहीं हुई है, फोन करके, बगल में कौन है। उसने बताया कि एक अंकल हैं। ठीक है, क्या उम्र है उसको। आखिरकार उस बच्ची ने धीरे से ये बोला, लड़की ने ये बोला, मम्मा आप ना टॉर्चर मत करो। अब कौन उस बच्ची को ये समझाता कि ये टॉर्चर नहीं है, कल जब वो भी माँ बनेगी उसके मन में भी यही भाव आएगा, उसको तब समझ में आएगा कि हाँ। मेरी पत्नी मुझे बताती है, पहले जब मम्मा मुझे माँ हमको डांटती थी तब पता चलता था, तब नहीं समझ में आता था। आज जब वो माँ बन गई तब उसको समझ में आया कि सच में वो डांटना कितना ज्यादा जरूरी था। कि आप जब संस्था से लोगों को जोड़ें तो जोड़ते वक्त 2 चीजें जरूर ध्यान रखें कि आप पूरा परिवार जोड़ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को जोड़ना व्यक्तिगत रूप से नहीं है, एक पूरा परिवार जुड़ता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि संस्था के रूप में जब भी आप काम करें तो ये व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़े, परिवार से परिवार को जोड़े। जो दूसरा मुद्दा, जो दूसरा विषय आदरणीय मंच की तरफ से मुझे मिला था, पेरेंटिंग, माता पिता और बच्चों के बीच का रिलेशन। अब यहाँ पिता तो है नहीं, लेकिन वो जो पिता होते हैं, उन पिता का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है, वो यदि उनको कोई आगे बढ़ाता है तो आपको पता है कि वो सिर्फ आप बढ़ाते, उनको केवल आप बढ़ाते हैं, और घर के भीतर एक बेहतरीन माहौल बनाकर रखने का काम केवल आप करते हैं और कोई नहीं करता। इसलिए मैंने 10 मुद्दे निकाल रखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा 10 मुद्दे। सर्वश्रेष्ठ माता पिता बनने का मतलब ये नहीं कि कोई आपको अवार्ड देने वाला है, आपको कोई नहीं कल आपके काम का। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, यदि आदरणीय मीना जी 24 घंटे काम करें घर के लिए तो भी घर का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा तुम कितना काम करती हो, थकती नहीं हो। आप कितना भी काम कर लीजिए, धारणा जी जितना काम करना चाहे परिवार के लिए, परिवार कभी पलट के आपको नहीं बोलेगा। आपके काम का एप्रिसिएशन बस केवल एक ही चीज है, वो आपके बच्चे, उनके चेहरे पर खुशी, पति के चेहरे पर खुशी, बाहर आस पड़ोस वालों के भीतर आपकी चर्चा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने परिवार के बीच जब बात करते हैं वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन कई जगहों पर, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, 9 साल हो गए, 10वां साल शुरू है, तो बच्चों पर इतना अच्छी तरह से मैं कह सकता हूं रिसर्च कर लिया है कि मैं ये बातें आपके बीच रख सकता हूं। यदि मुझसे कोई 4 साल पहले बोलता कि आप ये बात करने का अधिकार कहां से लाए, आप तो बाप भी नहीं हो, तो मैं शायद कहता हाँ भाई बात तो सही है। लेकिन आज मेरा खुद का बेटा है, अपना परिवार है, एक ही बेटा और एक ही पत्नी है, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं, ठीक है, हालांकि एक ही होनी चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते भविष्य में कुछ लोगों के भीतर। तो कई लोग क्या है कि कहते नहीं है, लेकिन वो उनके और भी हो सकती है, तो एक ही होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है। कारण क्यों है मैं आपको ये बता रहा हूं।
ये बात को रखने के पीछे, ये बात मैं हमेशा रखता हूं, क्या आपने कभी इस समाज में पत्नीव्रता शब्द सुना है? हम सिर्फ पतिव्रता शब्द ही क्यों प्रयोग करते हैं? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि पति के अंदर या पुरुष के अंदर लालच, स्वार्थ सबसे जल्दी आता है, लेकिन संयम और धैर्य, सहन शक्ति, पेशेंस एक महिला के अंदर जो होता है, सुबह से शाम तक व्रत रख लेना, एक ही पति की गालियां, बुरे शब्द, बच्चों के ताने, सास ससुर के ताने सुनना, वो केवल एक महिला कर सकती है, पुरुष नहीं करता। वो तो घर छोड़ देगा, पापा की सुनी नहीं, पापा से नहीं बनी, घर बदल लिया, माँ से नहीं बनी, घर बदल लिया, बुढ़ापे में उनसे नहीं पट रही, उनको आपने आश्रम में छोड़ा है। पुरुष सब कुछ कर सकता है, पर कोई भी महिला, आज के कुछ अपवादों को छोड़ करके, आज जो हमारी जो समाज का जो सिनारियो बदल गया है, वहां सिचुएशन क्या है उस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन एक सार्वजनिक तौर पे मैं बात करूंगा, पब्लिकली जो भी चीजें होती हैं वो सबका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो एक अधिकांश लोगों का है, पत्नीव्रता शब्द कोई नहीं कहता। पतिव्रता का मतलब ये होता है, एक पति के पीछे इस समाज में महिलाओं ने पूरी जिंदगी निकाल दी, सब कुछ अपना सर्वस्व दे दिया, चार दीवारी के भीतर उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन उनको पलटकर उसका प्रत्युत्तर नहीं मिला, उनको पलटकर उसका एप्रिसिएशन नहीं मिला, कभी पलटकर उनको पति ने एक कप चाय ऑफर नहीं किया। कहने का मतलब है कि महिलाओं में जो आत्म संतुलन है, धैर्य है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको ईश्वर ने वो सहन शक्ति दी है कि वो सबके ताने सुनने के बाद भी चेहरे पर एक मुस्कान रखती हैं। मैंने मेरी माँ को देखा है, पत्नी को देख रहा हूं, और बाहर देखता हूं, साथ में महिलाएं काम करती हैं, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता हूं, तो शायद और अच्छी तरह से समझ पाता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें ये जो शब्द एक एक चलन में लाए गए हैं, इन शब्दों का पहले अर्थ समझना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको पहले तो मुद्दे से जोड़ता हूं, ठीक है। ये है हमारे सामने जो आइए सर्वश्रेष्ठ माता पिता बने का मतलब ये है कि कोई आपको उपहार नहीं देने वाला, कोई आपको ट्रॉफी नहीं देने वाला। आज शाम को रात में आपको आकर के 10वीं का रिजल्ट आने के बाद कोई आपको नहीं आके बोलेगा मम्मी आपके कारण मैं देखो पहला आ गया। कोई आपको नहीं बोलेगा पति के प्रमोशन के बाद यार तुमने यदि नहीं मदद की होती ना, मदद भले ही सुबह 4 बजे उठकर एक कॉफी देने की क्यों ना हो, मदद भले ही घर को बनाकर रखने की क्यों ना हो, मदद भले ही घर का डेकोरम बना करके रखने की क्यों ना हो, वो मदद सबसे बड़ी थी। बच्चों के भीतर जब हम 10 बातें बच्चों के भीतर हम चाहते हैं कि वो आदर्शवादी, संस्कारी और पता नहीं क्या बड़े बड़े शब्द बने, तो केवल 10 बातें। पहला, पहले दिन से जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ है, एक सा व्यवहार करिए। परिस्थिति के अनुसार हमारी आदत होती है कि हम लोग हमेशा बच्चों के भीतर अलग अलग प्रकार से उनमें भेदभाव, उम्र के आधार पे हम उनको देखने लग जाते हैं। हमें बच्चों को व्यवहार जो है, हमारा जो बिहेवियर है, वो एक सा होना चाहिए। अब यहां से हो सकता है कि बातें थोड़ी बहुत खटास वाली हो, यहां से ये हो सकता है थोड़ा सा प्रवचनात्मक हो, या आपको ऐसा लगे कि यार ये तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां तक जो भी हुआ वो भले ही आपने पसंद किया होगा, इसके आगे आप पसंद करेंगे इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि ये जोखिम आप जब भी उठाते हैं कि आप हमको बताएंगे 9 महीने हमने पाला था, 9 महीने हमने दर्द सहा था, हमने उनको जन्म दिया है, आप हमको बताने आए हैं, तो यहां पर वो चीज हो सकती है। पहला, कि पहले दिन से हम एक सा व्यवहार करें, उनकी तुलना कभी किसी से ना करें। मेरी क्लास में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, या पुरानी स्कूल में जब मैं था, मैं 2 बच्चों के भीतर ये चीज देखी। एक बहुत अच्छी थी पढ़ाई में और एक बहुत यानी कम अंक की थी। उसके घर के माहौल को जब आप देखते हैं, आपको समझ में आता है कि घर के भीतर का जो माहौल है वो बच्चे के दिमाग पर, बच्चे के दिल पर असर करता है। हम तुलना करने लग जाते हैं, फला फला की बेटी इतने नंबर लाती है, तुम क्यों नहीं लाती, फला फला सो एंड सो है, आप क्यों नहीं। हमें बच्चों की तुलना किसी से नहीं करनी है, उनकी परिस्थिति को समझ करके प्रतिक्रिया देनी है। हमारे साथ में हमेशा होता है कि हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, हम जो त्वरित टिप्पणी यानी इमीडिएट जो हमारा रिएक्शन होता है, हमारा वो इमीडिएट रिएक्शन कभी कभी बच्चों को दिशा भूल कर देता है। आपके और बच्चे के बीच का रिलेशन हमेशा
इसलिए खटाई में चला जाता है क्योंकि आप उनको समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी बातें उन पर थोपते हैं। आपकी उम्र 2020 के आधार पे 30, 40, 45, 50 और शायद कुछ 60 के हो। जो 60 के हैं उन्होंने शायद इसके पहले का कुछ वो दौर देखा होगा। आज जो आप दौर देख रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। आप बोलते हैं कि मेरे समय में ऐसी थी वैसी थी, लेकिन आज जमाना बदल गया है। मेरे क्लास में लड़कियां हैं और मैं लड़कियों से बात करता हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि उनकी मम्मियां उनको क्या बोलती हैं। लड़की है, संभल के रहे। फिर मैंने पूछा भाई को क्या बोलती है? अरे सर भाई को तो छोड़ दो, उसको तो ना तुम्हें लड़कों के हिसाब से रहना चाहिए। हम कभी भी वक्त के अनुसार चीजों को नहीं देखते। हम यदि वक्त के आधार पे, किरण बेदी का एक इंटरव्यू है, किरण बेदी कहती है कि पहला विश्वास उन पर उनकी मां ने दिखाया था। यदि वो मां का विश्वास नहीं होता तो शायद वो आईपीएस नहीं बनती। आपको पता है कि आपके बच्चे पर पहला आत्मविश्वास उसका जो बढ़ता है वो आपसे बढ़ता है। जब वो पहला कदम चलता है, आप उसको पहला कदम चलाते हैं। पहला शब्द बोलता है, वो आप उसको सिखाते हैं। जब वो पहली बार को बाहर निकलता है तो आप उसे बताते हैं ये करना है और ये नहीं करना है। डूज एंड डोंट, जैसे धारणा जी अपने बच्चे को यदि जब बाहर भेजती हैं तो 10 प्रकार की बातें बता के भेजती हैं और वो 10 सीढ़ियां उतरते ही बोला क्या था मम्मी ने, यदि पलट करके पूछे तो शायद वो सारा वॉश आउट हो चुका होता है। क्योंकि उनको पता है हमें वक्त के अनुसार, वक्त समय के अनुसार का मतलब यह है कि 2020 की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें समझना पड़ेगा बच्चों की परिस्थिति के अनुसार, बच्चों की परिस्थिति के आधार पर। सबसे मेन मुद्दा है स्वयं को प्रेरणा बनाना है। प्रेरणा का मतलब है कि आपको इंस्पिरेशन बनना है। भाई घर में आप खुद चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये घर के परिवार के माहौल के लिए है। ये जितनी बातें थी ये सारी घर के माहौल के लिए है। यहाँ महिला और कोई माँ और स्पेशल नहीं है। घर के भीतर का माहौल बच्चों को प्रेरणा देता है। आप किसी और का उदाहरण क्यों दें? मैं एक बात नहीं समझ पाता। आप गांधी का उदाहरण देते हैं, आप फूफा की लड़की का उदाहरण देते हैं। मेरे बच्चों से मैं पूछता हूं घर पे मेहमान आए थे क्या? बोले हाँ सर 2 महीना पहले ना मामी आई थी। मैंने बोला उन्होंने ये बोला क्या, मेरी बेटी तो सुबह 5 बजे उठती है? हाँ सर बिल्कुल यही बोला। फिर मैंने बोला कि अच्छा उस अतिथि, वो जो गेस्ट आई थी उसने ये भी बोला क्या कि मेरी बेटी बहुत बढ़िया रोटी बनाती है? बोले सर आपको कैसे पता? उन्होंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी की जो रोटी है वो गोल बनती है। यार तुम्हारी बेटी में लक्षण ही नहीं है लड़की वाले। तो मैंने बोला अगली बार आएगी ना तो उसको बोलना मामी जी आप ना बेटी को लेकर के आइए, यहां मिल के दोनों रोटी बनाएंगे। फिर देखना उनके चेहरे की प्रतिक्रिया। हम अपना आइडियल, अपनी जो इमेज है बच्चों के सामने रखते हैं। हमें किसी से तुलना ही नहीं करनी है। पड़ोस की लड़की ने 90% लाया, आपकी बच्ची ने 80 भी लाया तो उसने अपनी योग्यता के आधार पर लाया। आप ये भी देखिए कि पड़ोस वाली ड्राइंग में कच्ची हो सकती है, आपकी बेटी उसमें बहुत अच्छी है, आपका बेटा बहुत अच्छा है। दोनों के भीतर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत डिफरेंट होती हैं। हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में पढ़ाते वक्त क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 के अलग अलग आईक्यू लेवल हैं, 25 के अलग अलग दिमाग हैं। हमें उनके दिमाग के आधार पर समझना पड़ता है कि कौन कैसा है। आपके 4 बच्चे, आपके 2 बच्चे, आपके 3 बच्चे, आपका 1 बच्चा है। आपके पति कई बार बच्चे जैसे बन जाते होंगे और आपने बोला होगा मैं घर में एक से परेशान थी, ये दूसरा भी है। देखिए दोनों के भीतर कई बार आपको जज करने में दिक्कत होती होगी आखिर हम बच्चा कौन है। ठीक है, अब मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो जरूर यकीनन आप बोलते ही होंगे ठीक है कि ये खुद क्या चल क्या रहा है इनके भीतर में। आपको यही हेल्दी एनवायरनमेंट घर के भीतर, आपको अपनी स्टोरी बतानी है अपने बच्चे को। गांधी, कलाम, मदर टेरेसा, लक्ष्मीबाई वो बाद में पढ़े, आपने बचपन से क्या स्ट्रगल किया है। मैं हमेशा मेरे बच्चे, मेरे जो पहचान के जितने भी हैं मैं उनके सामने ये रखता हूं, आपको अपनी कहानी बतानी है कि ये बताइए कि मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ मुझे इस तरीके से बोलती थी, मैं कभी पलट करके उत्तर नहीं देती थी। आप उसको बताइए आपने पहली बार जब 10वीं की परीक्षा दी थी तब आपके साथ क्या हुआ था। आप उसको बताइए कि मैं जब लड़की दे, आपकी लड़कियां बड़ी हो सकती हैं,
आपकी लड़का देखने के लिए आने वाला हो, या लड़की को लड़का देखने के लिए आए, या लड़के को लड़की देखने आए, आप साथ में जा रहे हैं, आप उसके पीछे की अपनी कहानी बताइए, देखिए कि उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस आते हैं। हम अपनी स्टोरी जब बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तब आप यकीन मानिए वो बच्चा जल्दी ग्रास्प करता है, वो बच्चा बहुत जल्दी समझता है। मैंने एक बच्चे से पूछा था, तो उस बच्चे ने मुझे ये कहा था कि सर ये जो बात है, बात कौन सी है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसकी माँ की कही हुई बात उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से याद थी। हाँ, याद आ गया। उनकी माँ ने उसको कैट और कट के बीच की स्पेलिंग समझाई थी। वो बच्चा बचपन से लेके आखिरी समय तक, जब मेरे पास आया, वो चीजों को क्यों याद रखता है, उसे उसकी माँ ने तरीके बताए थे। आप अपनी फेलियर बच्चों के सामने रखिए कि तुम लकी क्यों हो और मैं क्या थी। आप दोनों के बीच, उनके बीच कहानी लाइए। पापा को, इवन ये फादर्स के लिए है कि एज अ पेरेंट आप बच्चों को बताइए, जब मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने एक ऐड देखी होगी, टीवी पर आती है, उस ऐड के भीतर 10वीं का एक लड़की बैठी होती है और एक ड्राइवर सीट पे पापा बैठे होते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि लड़की को अपनी फेलियर क्यों बतानी है। जब आप अपनी फेलियर बच्चों को बताते हैं, 10वीं के पेपर में आपकी समस्याएं वो अच्छे समझते हैं। आप पहला जॉब का इंटरव्यू देने गए थे, आपका बच्चा पहली बार यदि फेल होकर के आया है, मान लीजिए कि मेरा बेटा इंटरव्यू देने गया और वो फेल हो गया, तो मैं उसे बताऊंगा मैं तो 3 बार फेल हुआ था। मैं उसे बताऊंगा कि क्या होता है, ये जिंदगी का घटनाक्रम है। लेकिन हमारे बच्चों के सामने हमने क्या रख दिया, 10वीं। मैं आज भी 10वीं की जब क्लास लिया तो मैंने बोला आप 10th में हो। आप 10th में हो का एक बहुत बड़ा डर बिठा देते हैं हम। आप 12वीं में हो, जैसे उसके बाद जिंदगी है ही नहीं, सब कुछ जिंदगी का वही है। हमें ये चीज करनी है कि हम अपनी फेलियर से उनको जोड़ें और उनको समझाएं कि ये सारी चीजें कुछ नहीं है भाई, पार्ट एंड पार्सल है। मैं कहता हूं प्रॉब्लम में फंसना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें से निकल करके आना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ हमारे पास में क्या है और आर्ट ऑफ लाइफ हमारे पास क्या है, वो जरूरी है। बच्चों को समझाइए, प्रॉब्लम नहीं आएगी तो भाई समस्या कैसे सुलझेगी, आगे कैसे बढ़ोगे, समझ में कैसे आएगा। आप सीधे 10 सीढ़ी कूद करके जाने का प्रयास करोगे तो पैर टूटेगा, एक एक करके उतरोगे तो शायद अच्छी तरह से उतर जाओ। आप अगली चीज उनको साथ में ये जोड़िए कि भाई आप हमेशा होता है, हर स्थिति की जानकारी उनको दीजिए, उनसे कुछ मत छुपाइए। ये क्यों डाला, उसके पीछे का एक कारण है। मैं नासिक में पढ़ाता था, मेरे एक पेरेंट है पहचान के, आज भी हैं। काफी एक समय उनका था कि दबदबा चलता था, बहुत पैसे थे। अचानक से बिजनेस में लॉस हुआ, एक लाइफस्टाइल सेट हो गई थी। बच्चे के लिए उनको पैसे या आदि चीजों का उधार लेना पड़ रहा था। एक बार आप अपने बच्चे को बगल में बिठा के समझाइए कि आप क्या थे, क्या हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यानी ये नहीं कि आप छोटे बच्चे को समझाने लग जाएं, 3 साल 4 साल 10 साल के। एक बच्चा जब एज में आ जाता है, मेरे ख्याल से 8वीं के बाद बच्चा बहुत अच्छे से समझने लग जाता है। आप उसको घर की इकोनॉमिक कंडीशन समझाइए, आप यकीन मानिए वो जिद नहीं करेगा। यदि आपकी योग्यता 10,000 की है तो 10,000 की चीज ही मांगेगा, वो 1 लाख की चीज नहीं मांगेगा। लेकिन उसके लिए उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा बेटा हम क्या हैं। हमें अपने आप को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना आना चाहिए कि बेटा हम ये हैं, हमें क्या करना है। और बच्चे को ये सिखाइए ये बाउंड्री हमारी है, तुम्हें इसके बाहर उड़ना है। जिसके लिए एजुकेशन है, जिसके लिए सक्सेस, जिसके लिए एग्जाम्स, जिसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप बताइए कि कल आप कैसे छोटे से कमरे में रहते थे। मेरे ससुर जी हैं, वो बताते हैं पहले हमारी छोटी सी एक छोटा सा घर था, आज बड़ा घर बनने तक उन्होंने कितना अच्छा, यानी मेरी वाइफ ने मेरे साथ में शेयर किया है, ठीक है, बिना किसी हर एक रिस्क के साथ में कि इसके बाद मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं उसके साथ बता रहा हूं। इसके बाद यदि लैपटॉप फूटे, बाकी चीजें हो तो उसकी भरपाई आप लोग कर दीजिएगा। उसने मुझे बताया कि बचपन में उनको साबूदाने का पानी पिलाया जाता था दूध बोल करके, और जब आज वो बड़ी हुई तो उसकी माँ उसको बताती है कि ये अपना बचपना था, ये अपना वो समय था जो बहुत कठिन समय था। बच्चे को दूध तो चाहिए,
उसको दूध से मतलब क्या है? दूध केवल उसको समझ में आता है सफेद रंग का पानी, उसको स्वाद और बाकी चीजें नहीं। उसे केवल दूध, साबूदाने का पानी घोल करके पिला दो या किसी और तरीके से, आप कई जगह पर देखिए, आप अपनी सिचुएशन बच्चों के सामने रखिए कि कल हम क्या थे बेटा, आज पापा ने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, हम यहां तक आए हैं। हमें बच्चों से छिपाना नहीं है, हमें बच्चों से खुल करके बात करनी है। अनुशासन के ऊपर प्रवचन देने से बेहतर है हम उसे खुद एक्सेप्ट करें। मैंने मेरे बच्चों से एक से पूछा, बेटा कभी घर पर ऐसा हुआ है कि आपको पापा ने डिसिप्लिन पर लंबा लेक्चर दिया हो और 10 मिनट के बाद किसी का कॉल आया हो और उन्होंने बोला हो बेटा बोल दो ना मैं घर पर नहीं हूं? बच्चे ने बोला हाँ सर, ये तो हमेशा होता है क्या, रोज होता है? हम अनुशासन का, आप एक समझदार उम्र में करें, नो डाउट समझदार उम्र में आप कर सकते हैं, लेकिन जब उम्र जब बन रही होती है या बच्चा जब बिल्डअप हो रहा होता है, उसका मानसिक जो मानसिक उसकी इंद्रियां हैं जब वो विकसित हो रही होती हैं, तब हम ये चीज ना करें। तब हमें अनुशासन को प्रवचन में ढालने से पहले आप जैसे रहेंगे। एक जैन मुनि है, जैन मुनि नाम 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 पुष्पक, नाम मुझे याद है, पुलक सागर जी। पुलक सागर जी को मैं यहाँ कोट करता हूं। पुलक सागर जी कहते हैं, जैन संत हैं, आप हमेशा सुन सकते हैं। पुलक सागर जी, धारणा जी ये कहते हैं कि बच्चों के सामने समाज के बाकी उदाहरण मत रखो, आप अपने आप को प्रेजेंट करो कि आप कैसे हो। बच्चा आपको आइडियल मानेगा, उसने कलाम को नहीं देखा, उसने गांधी को नहीं देखा, किताबें पढ़ के बच्चा कभी विकसित नहीं होता, वो आपको देखता है। मैं यदि मेरे बेटे से आप में बात करूंगा तो वो यकीन मानिए आपसे बात करेगा, और यदि मैं तू से बात करूंगा तो वो तू से बात करेगा। यदि मैं उसको हड़का के बात करूंगा तो वो भी हड़का के बात करेगा। यदि मैं चार लोगों, देखिए आज का जो बच्चा है, मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ कहता हूं, मेरे जो स्कूल के पेरेंट होते हैं मैं उनको हमेशा कहता हूं, आप बच्चे, पेरेंट्स नहीं, माफ करिए, टीचर्स को कहता हूं, सॉरी टीचर्स को, टीचर्स की गंदी आदत होती है, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, अपने आप को मानता हूं। बच्चे को आपको एक समझदारी देनी, समझनी जरूरी है। आपका बच्चा क्लासरूम में क्या करता है, आपको उसे चार लोगों के बीच जाके बताने की क्या जरूरत है? हम पब्लिकली आपस में, मेस में, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाता हूं तो टीचर्स आपस में ना हर जगह बच्चों, आज उसने ये कर दिया और बच्चे ने सुन लिया। आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस जीतना है, ना कि उसके कॉन्फिडेंस को लूज करना है। सो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चे की इज्जत करें, तब वो हमारी इज्जत करेगा। हम यदि बच्चे की इज्जत नहीं करेंगे तो वो हमारी इज्जत नहीं करेगा। आपको बच्चे को समझना पड़ेगा कि यदि उसके चार दोस्त खड़े हैं तो भाई उनके सामने मत डांटो, आप उसको बुलाइए, अकेले में बिठा के समझाइए, क्योंकि आपकी और हमारी उम्र नहीं रही कि आपने समाज के भीतर में उसको, हमारी तो उम्र ये थी कि हम तो लोगों के सामने पिटते थे, और जब हमारे घर से आवाज आती थी तो अड़ोस पड़ोस वाले इकट्ठा होते थे, चलो चलो पिटाई शुरू हो गई देखने के लिए। यानी मेरी एक कहानी है, मैं एक कहानी, जो मेरे बाबूजी का आपने जिक्र किया, जो आपने किताब का जिक्र किया, उसमें एक कहानी है, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, आप उसे जरूर पढ़िएगा। मैंने लिखा है, मेरी पिटाई सार्वजनिक रूप से एक उत्सव हुआ करती थी कि पापा पीट रहे हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले, सरकारी क्वार्टर में रहते थे, अड़ोस पड़ोस वाले आके देखते थे, चलो चलो कुछ तो भी हो रहा है। यानी आपको समझता है, उस एज में बात अलग थी, वो पहले का दौर अलग था। आज हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, यदि आप अपने बच्चे को पब्लिक प्लेस में आंख भी दिखा दो तो वो बच्चा आपसे नाराज हो जाएगा। आप बुलाइए उसको, बिठाइए घर के भीतर, दरवाजा बंद करके बात करें, वहां बात करने का नहीं बनता। यानी बच्चे की हमें इज्जत उसके एरिया में, उसके डोमेन में जाकर के करनी पड़ेगी। बच्चों को हमें समझना पड़ेगा, हर वक्त हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना है, प्यार और डांट के बीच का संतुलन। मैंने पिछली बार एक सेशन लिया था तो उस सेशन में मैंने सिर्फ पहली लाइन कोट की थी कि हमें हर वक्त उसे प्रोत्साहन देना है। तो उस पर मुझे एक पेरेंट ने पूछा मतलब क्या है, इसलिए मैंने यहां लाइन कोट की है, प्यार और डांट के बीच में आप बैलेंस बनाइए, संतुलन बनाइए। नो डाउट डांटना बहुत जरूरी है, पर प्यार उससे ज्यादा जरूरी है। दोनों के बीच में बैलेंस हो।
आपकी चाय में शक्कर और चाय पत्ती दोनों का बैलेंस होगा तो ही चाय अच्छी बनेगी। आपकी नमक, आपके सब्जी में, दाल में नमक और मिर्ची का बराबर या मसालों का बराबर योगदान होगा, या उसकी क्वांटिटी बराबर होगी, उचित होगी, तो ही वो सब्जी अच्छी लगेगी। तो बच्चे भी उसी प्रकार से हैं, प्यार और डांट दोनों से बराबर का आप उनके बीच में रखिए। और अंतिम बात, जब भी मौका लगे बैठिए, बात करिए और उनके साथ में समय बिताइए। कभी कभी खाली पीली उनको समय दीजिए, कभी कभी उनके साथ उठिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कोट करना चाहता हूं। एक बच्चा घर से अकेला बैठा है, उसका दरवाजा खुलता है, पापा की एंट्री होती है। वो पापा से पूछता है, पापा आप एक दिन में कितना कमाते हैं? वो पूछता है, पापा आप एक दिन में कितना कमाते हैं? तो उसके पिताजी उसको डांट करके, फटकार करके भगा देते हैं। दिस इज नॉट योर वर्क। तुम्हें जो मिलना, तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं? तुम मेरी इनकम पूछने आ गए? हाउ डेयर यू। बच्चे को डांटा, हड़काया और कमरे से भगा दिया। यानी पिता को यह बुरा लगा कि मैं थक करके आया हूं, मैं थका हुआ हूं, और ये बच्चा आकर के मुझसे क्या पूछ रहा है, आप एक दिन में कितना कमाते हैं? इसकी हिम्मत कैसे हो गई? फिर 1.5 घंटे के बाद में पिता को रियलाइज हुआ, नहीं यार, अपन ने गलत किया है। वो बेटे के कमरे में जाते हैं और बेटे के कमरे में जाके पूछते हैं, बेटे को गोद में लेते हैं, उसका सिर सहलाते हैं, दुलार करते हैं और बोलते हैं कि पापा, बेटा क्या हुआ, मैंने अभी तुम्हें डांट दिया था, पहले सॉरी बोलते हैं। फिर बच्चा वही सवाल पूछता है, पापा आप एक दिन में कितना कमाते हैं? तो पापा कहते हैं कि अब उत्तर दे ही देता हूं। वो कहते हैं, बेटा मुझे एक दिन का 2,000 रुपए मिलता है। वो दौड़ कर जाता है, गुल्लक लेकर के आता है, गुल्लक फोड़ता है, पैसे गिनता है और पैसे निकलते हैं 1,200 रुपए। वो कहता है, पापा ये 1,200 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, 800 अगले महीने दूंगा, क्या आप मुझे आपका एक दिन दे सकते हैं? पिता को तब रियलाइज हुआ कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में, दुनिया देखने के चक्कर में अपने बेटे को समय देना ही भूल गया था। बचपन का जो दौर था, वो पापा से समय मांग रहा है और देखिए कि वो समय खरीदने को भी तैयार है, वो समय लेने को तैयार है। छोटा सा मासूम बच्चा है, गुल्लक फोड़ के बोलता है, क्या मासूमियत रही होगी। और कहता है, पापा ये 1,200 रुपए 800 रुपए अगले महीने दूंगा, क्या आप मुझे आपका एक दिन दे सकते हैं? तब उस पिता ने अपनी गलती को रियलाइज करके उसको गले लगा करके कहा, बेटा एक दिन नहीं, आज से हर रोज तुम्हें मैं भी अपना समय दूंगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम, पहले ये होता था ना कि आप देखेंगे कि पहले खेती बाड़ी आदि चीजों में जब चीजें होती थी तो परिवार को एक पर्टिकुलर समय मिला करता था। आज फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने कितनी चीजें हैं, आप घर आने के बाद भी व्यस्त हैं अननेसेसरी की चीजों में, हम समय नहीं निकाल पाते। तो ये हमें समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, हालांकि आप लोग सभी बड़े हैं, मुझसे उम्र में अधिक हैं, आप मेरी माँ की कुछ उम्र के हैं, आप सभी अधिक समझदार हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई बात अच्छी लगी होगी तो वो बात आप अपने पास तक रखिए। यदि कोई बात आपको लगी हो, उम्र के आधार पर शायद गलत बोल दी हो, तो आप उसे अनदेखा कर दीजिए, अच्छी बातें रखिए। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, एक कहानी कोट करके खत्म करूंगा मैं। गुरु गोविंद सिंह के सामने 2 व्यक्ति आए, वो दोनों उनके साथ चलने लगे। उन्होंने देखा कि एक गांव के भीतर में कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो उस गुरु गोविंद सिंह ने झगड़ा सुलझाया और कहा कि तुम लोग इसी गांव के भीतर रहना, बाहर मत निकलना। फिर वो थोड़ा सा आगे गए, वहां पर देखा कि एक संत प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने उस संत को कहा कि तुम ना पूरे गांव घूमो और जाके बात करो, यही बात तुम फैलाओ। तो दोनों जो उनके साथ संत अनुयायी चल रहे थे, 2 लोग चल रहे थे, उन्होंने पूछा, गुरुजी एक चीज समझाइए, आपने उसको वहीं रहने दिया, इनको यहाँ? बोले, वो झगड़ा कर रहे थे, यानी बुराई थी। बुराई एक जगह पर रहनी चाहिए और अच्छाई हर जगह फैलनी चाहिए। तो झगड़े वालों को रोको और जो अच्छे बात कर रहे हैं, अच्छी चीजें आगे रख रहे हैं, उनको आपको प्रमोट करना है। तो आप समाज सेवी संस्था के रूप में जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं उसको प्रचारित और प्रसारित कीजिए।
आपस में यदि किसी प्रकार की कोई भी गिले शिकवे हैं, उसको वहीं दबा करके आगे बढ़ना है संस्था के रूप में। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये बता रहा हूं कि यदि जब भी आपको महिलाओं को जोड़ते वक्त उनको मोटिवेट करना भी छोड़ दीजिए, यदि उनकी मानसिकता बदलने के वक्त मेरी जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है कि मेरी बातों से उन पर कुछ असर पड़ सकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ हूं। मैं आपके साथ हूं। आपको कहीं यदि ऐसा लगता है कि आपको वर्ष भर या आगे चल करके हमारी सहायता की जरूरत है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप लोगों को सहयोग साथ हमेशा देने के लिए। तो ये था मेरी तरफ से। समय मेरे ख्याल से ज्यादा हो चुका है, हम पहले ही समय ज्यादा ले चुके हैं। मैं आप लोगों को हैंड ओवर कर रहा हूं। आप सभी ने सुना, आप सभी ने मौका दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और विशेष रूप से आपने मौका दिया मुझे बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के हवाले। सर, आज आपने जो सीता के रूप में, राधा के रूप में, मीरा के रूप में जो हमें त्याग बताया, वैसे तो ये हम बात सभी हम हर महिलाएं जानती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचने में मजबूर हो जाते हैं जब हम ये सुनते हैं तो। और साथ में हमारे बच्चों के साथ हमें कैसा करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, हर माँ कोशिश करती है कि हम एक अच्छा मतलब उनके ऊपर खुद का हम दे, दूसरे का ना दे, खुद हम अपना दे कि हाँ हम कैसे किए, जिससे हम बच्चों को दूसरे के बारे में सिखाने से बेहतर है कि हम अपने बारे में हम खुद ऐसे बने कि हम बच्चों को अच्छा सिखा सके। उसके लिए तो सबसे पहले हमको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और करती है, हर माँ भी करती है, यही चाहती है कि उनके बच्चे और आगे बढ़े। और आज का आपका ये जो सेशन रहा है सर, सच में बोल रही हूँ, यानी मैं बोल रही हूँ और शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सारी बहनें जितनी उपस्थित थी सबको अच्छा लगा। यानी हम लोग 3 बार ऐड हुए इसमें। आपने जबकि ये भी कहा कि अगर नहीं होता है तो आप छोड़ सकती हैं, फिर भी हम वापस आए। यानी ये हमारा इसलिए ये दिखता है कि हम आपके बातों में कितने लगे हुए थे कि हम बिल्कुल ये सेशन छोड़ना नहीं चाहते थे। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत आपका आभार करती हूँ कि आप इतनी सरलता से इतनी अच्छी बातें, जबकि इतना तो पता है कि सर आप हमसे उम्र में कम है, लेकिन इतने तजुर्बे के साथ सर बोले हैं, ये सच में बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगता है कि हाँ, आज ही नहीं, हम आगे भी आपका मार्गदर्शक या आपसे ऐसे सुनना चाहेंगे बिल्कुल। और उसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना इतना अमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिए। बहुत अच्छा लगा सर, मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ मेरी सभी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सभी इसके लिए, यानी अगर कोई कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कहें, अगर सर के साथ बात करना चाहते हो तो थोड़ा आप अपना अनम्यूट करके आप थैंक यू बोल सकती हैं, कुछ बातें बात कर सकती हैं। बस लेकिन हाँ, एक चीज मैम, 4 ही मिनट बचा हुआ है। जी बस फिर खत्म हो सर, जाएगा हमको वरना। अगर किसी को कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए मैं बोली कि अगर जी कोई प्लीज। कुछ कहना हाँ प्लीज। चाहता हो तो बिल्कुल कह सकते हैं। जी प्लीज मैम, स्वागत है। सर बहुत अच्छा रहा आपका आज का सेशन। महिलाओं पे तो बहुत ही अच्छा था और खासकर बच्चों पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप बड़े और छोटों का सवाल नहीं है, हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, मानती हूँ आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन अनुभव के मामले में मुझे लगा आप बहुत ज़्यादा आगे हैं और काफ़ी मोटिवेटिव लगा मुझे आपका, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं थैंक यू हमेशा मैम। चाहूँगी कि मेरे बच्चे आपसे जुड़े रहे और आपका सेशन सुनते रहे। बहुत बहुत तारीफ के काबिल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो तो फिर आप आखिरी में अपनी माननीय श्रीमती अंबिका शर्मा जी को मैं दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ी, अपना अमूल्य समय उन्होंने यहाँ पे दिया, हमारे साथ बनी रही। और बाकी आप धारणा मैम, प्रदेश अध्यक्ष, अपनी धारणा मैम को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो कंटिन्यू हमारे साथ, बल्कि हमारे आने से पहले वो उपस्थित थी और सारा कार्यभार संभाला और बहुत अच्छे तरीके से दिल से उस चीज को और सुनती भी रही और साथ साथ बीच बीच में कमेंट्स भी देती रही। बहुत अच्छा लगा। और हमारी सारी बहनें भी हमारे साथ थी और उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने ये सुना। और हम चाहेंगे कि फिर से सर अगली बार एक बार और आपका सेशन ऐसे ही बना रहे और आप हमें बताएं और बात करें, मार्गदर्शन दे। मैम, जब आप याद करेंगे तब मैं उपस्थित रहूंगा।
बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं और हमारे सबकी तरफ से, हमारे पूरे महाराष्ट्र टीम, हमारी पूरी जागृति मंच की टीम की तरफ से आपको आभार व्यक्त करती हूँ सर। और आप सभी बहनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ माननीय श्रीमती अंबिका शर्मा जी के आदेशानुसार अब मैं इस मंच को संपन्न करती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। जब भी जरूरत पड़े आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम।